प्रिय विद्यार्थियों, हमने पिछले वीडियो में सामाजिक क्रिया की परिभाषा एवं विशेषताओं के बारे में चर्चा की। इस वीडियो में हम मैक्स वेबर की सामाजिक क्रिया के प्रकारों के बारे में बात करेंगे। मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया के 4 प्रकारों का उल्लेख किया है। पहला तार्किक क्रिया, दूसरा मूल्यांकनात्मक क्रिया, तीसरा भावनात्मक या संवेगात्मक क्रिया, चौथा परंपरात्मक क्रिया। तो हम इनकी एक एक करके व्याख्या करेंगे। तो पहली क्रिया है तार्किक क्रिया। जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि तार्किक क्रिया का संबंध किसी लक्ष्य के साथ होता है, अर्थात उसका कोई न कोई लक्ष्य होता है और उसके अकॉर्डिंग ही वह कार्य या क्रिया की जाती है। जैसे एक पुल का निर्माण करते समय एक इंजीनियर की क्रिया, धन कमाने के लिए प्रयत्नशील व्यापारी की क्रिया तथा युद्ध में सफलता प्राप्त करने के प्रयत्न में लगे हुए सैनिक अधिकारी की क्रिया इस श्रेणी में आती है। तो स्पष्ट है कि वो एक लक्ष्य के साथ क्रिया कर रहे हैं। तार्किक क्रिया उस क्रिया को कहते हैं जिसका चयन कर्ता द्वारा सचेत और योजनाबद्ध रूप से लक्ष्य तथा साधनों को ध्यान में रखकर किया जाता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति अपना कोई नया काम धंधा, कोई व्यापार करना चाहता है या फैक्ट्री प्रारंभ करना चाहता है, तो उससे पूर्व वह अपने पास जमा पूंजी, माल की आवक कैसे होगी, ग्राहक कौन होंगे, कितने होंगे, क्या मुनाफा होगा आदि का हिसाब लगा लेता है। फिर व्यापार या काम धंधा शुरू करता है। तो उसकी यह क्रिया तार्किक क्रिया कहलाती है। इस उदाहरण में मुख्य बात यह है कि तार्किक क्रिया में कर्ता अपने लक्ष्य को स्पष्टतः ध्यान में रखता है और उसे प्राप्त करने हेतु साधनों का चुनाव करता है। इसलिए इसे लक्ष्य निर्धारित क्रिया भी कहते हैं। मैक्स वेबर तार्किकता की व्याख्या कर्ता के ज्ञान के आधार पर करता है, न कि अवलोकनकर्ता के दृष्टिकोण से। अर्थात कर्ता को जितना ज्ञान है उसके आधार पर उसकी क्रिया तार्किक है। दूसरे व्यक्तियों की दृष्टि में वह तार्किक हो ये आवश्यक नहीं है। अर्थात क्रिया को करने वाले व्यक्ति के दृष्टिकोण से यह क्रिया तार्किक है, क्योंकि वह क्रिया को करने से पूर्व उसके लाभ हानि, पक्ष विपक्ष इत्यादि बातों को ध्यान में रख करके क्रिया को अंजाम देता है। दूसरा मूल्यांकनात्मक क्रिया। इस प्रकार की क्रिया के पीछे तर्क का होना आवश्यक नहीं होता है। एक डूबते हुए जहाज के साथ कप्तान का समुद्र में डूब जाना मूल्यांकनात्मक क्रिया के अंतर्गत ही आता है। कप्तान ये भली भांति जानता है कि जहाज छोड़कर अलग नहीं होने से उसे सदा के लिए जीवन से हाथ धोना पड़ेगा, परंतु फिर भी वह जहाज छोड़ने की बजाय मर जाना ज़्यादा अच्छा समझता है, क्योंकि जहाज छोड़कर चला जाना किसी भी रूप में सम्मानजनक कार्य नहीं माना जाता। इसी मूल्य से प्रभावित होकर के कप्तान क्रिया करता है। यहाँ कर्ता सभी खतरों को स्वीकार करते हुए तार्किक ढंग से क्रिया करता है, यद्यपि वह जानता है कि उसके ऐसा करने से कोई बाह्य परिणाम नहीं निकलेगा। वह ऐसा केवल इसलिए करता है कि सम्मान और प्रतिष्ठा के अपने स्वयं के आदर्शों के प्रति वफादार रहना चाहता है। स्पष्ट है कि जो क्रियाएं नैतिक, धार्मिक, कलात्मक या आदर्शात्मक आधार पर की जाती है तथा जिनके पीछे तर्क का होना आवश्यक नहीं है, मूल्यांकनात्मक क्रियाएं कहलाती है। धार्मिक या नैतिक आधार पर इस प्रकार की क्रिया करने की लोगों से अपेक्षा की जाती है।
जैसे उदाहरण के लिए ईश्वर, भजन व दान पुण्य करना नैतिक दृष्टि से उचित माना जाता है। इसके पीछे तर्क का होना आवश्यक नहीं है कि व्यक्ति भजन क्यों कर रहा है, दान पुण्य क्यों कर रहा है, बल्कि वो नैतिक दृष्टि से उसको उपयुक्त मानता है। तो मूल्यांकनात्मक क्रियाओं के पीछे कर्ता का लक्ष्य सामाजिक मूल्यों को प्राप्त करना होता है। प्रचलित सामाजिक मूल्यों में उसकी दृढ़ आस्था के कारण ही वह इन क्रियाओं को करता है। तो इस प्रकार से मूल्यों के आधार पर जो क्रियाएं की जाती है वो मूल्यांकनात्मक क्रिया के अंतर्गत आती है। तीसरी क्रियाएं भावनात्मक या संवेगात्मक क्रियाएं। इस प्रकार की क्रिया का संबंध व्यक्ति के संवेगों, उद्वेगों और भावनात्मक दशाओं से होता है। प्रेम, दया, घृणा, सहानुभूति तथा क्रोध आदि से बसीभूत होकर की जाने वाली क्रियाएं भावनात्मक क्रियाएं कहलाती हैं। कभी कभी मनुष्य शक्तिशाली संवेग के बसीभूत होकर अतार्किक रूप से ऐसा व्यवहार या क्रिया कर बैठता है कि उसे बाद में उसके लिए पछताना पड़ता है। किसी के गाली देने पर क्रोधवश उसकी हत्या कर देना संवेगात्मक क्रिया का ही उदाहरण है। यहाँ क्रिया को लक्ष्य या मूल्यों की व्यवस्था के संदर्भ में परिभाषित नहीं किया जाता, बल्कि कर्ता की विशेष परिस्थितियों की संवेगात्मक प्रतिक्रिया के रूप में किया जाता है। जब परिस्थितियाँ ऐसी बन जाती है कि कर्ता का स्वयं पर नियंत्रण समाप्त हो जाता है, तब वह भावावेश में ऐसा व्यवहार कर बैठता है जो सामान्य परिस्थितियों में एवं स्वस्थ मस्तिष्क की स्थिति में वह कभी भी नहीं करता है। संवेगात्मक क्रियाओं का विश्लेषण मनोवैज्ञानिक और मनोरोग विशेषज्ञ ही कर सकते हैं। तो इस प्रकार से किसी संवेग या भावना के अंतर्गत की जाने वाली क्रियाएं भावनात्मक या संवेगात्मक क्रिया के अंतर्गत आती है। चौथे प्रकार की क्रिया परंपरात्मक क्रियाएं। वे क्रियाएं जिनका संबंध हमारी प्रथाओं से, परंपराओं से या प्राचीन काल से चले आ रहे व्यवहारों और विश्वासों से होता है, परंपरागत क्रियाएं कहलाती है। इस प्रकार की क्रियाएं इसलिए की जाती है कि भूतकाल से लोग ऐसा करते रहे हैं। प्रथाओं या परंपराओं के अनुरूप व्यवहार करना या उसका अनुसरण करना परंपरात्मक क्रिया ही है। ऐसा करने के लिए कर्ता को किसी लक्ष्य या मूल्य को ध्यान में रखना आवश्यक नहीं है, नहीं उसे इसके लिए किसी संवेग का सहारा लेना पड़ता है। वह तो किसी प्रथा, परंपरा, विश्वास से बसीभूत होकर के वही व्यवहार या क्रिया करता है जैसा उसके पूर्वज करते आए हैं। अपनी ही जाति में विवाह करना, मृत्यु भोज, श्राद्ध, तर्पण आदि क्रियाएं परंपराओं की पालना के लिए की जाती है। तो इस प्रकार की क्रियाओं को हम परंपरात्मक सामाजिक क्रियाओं की श्रेणी में रखते हैं, जिन्हें लोग आदतों या स्थापित परंपराओं के प्रभावों या दबाव के कारण संपन्न करते हैं। तो इस प्रकार से सामाजिक क्रियाओं के वर्गीकरण द्वारा मैक्स वेबर ने ये स्पष्ट किया है कि आधुनिक और पश्चिमी देशों में अधिकांश क्रियाएं तार्किक आधार पर लक्ष्य और साधन को ध्यान में रख करके की जाती है, अर्थात इन देशों में तार्किक क्रियाओं की प्रधानता है। गैर पश्चिमी और परंपरागत समाजों में इसके विपरीत अन्य प्रकार की क्रियाओं की प्रधानता है। तो इस प्रकार से सामाजिक क्रियाओं को मैक्स वेबर ने 4 भागों में बांटा है। अब हम सामाजिक क्रियाओं को समझने की विधि के बारे में बात करें तो कि सामाजिक क्रियाओं को किस प्रकार से समझा जा सकता है, कौन सी विधि इनको समझने में सहायक होगी। तो मैक्स वेबर का मत है कि मानव द्वारा की जाने वाली क्रियाओं के पीछे कोई न कोई उद्देश्य अवश्य होता है। उसने मानवीय क्रियाओं की प्रवृत्ति को 2 भागों में बांटा है।
क्योंकि कुछ क्रियाएं ऐसी होती है जो स्पष्ट होती है, जिसे समझने के लिए मस्तिष्क पर ज़्यादा जोर नहीं देना पड़ता, और दूसरी ओर कुछ क्रियाएं ऐसी होती है जिनका बाह्य व्यवहार स्पष्ट नहीं होता है। इन क्रियाओं के उद्देश्य और प्रयोजन मालूम करना कठिन होता है। तो इस प्रकार से सामाजिक क्रियाओं को समझने की विधियों को हम दो भागों में बांटकर देख सकते हैं। पहला बौद्धिक विधि, दूसरी भावनात्मक विधि। बौद्धिक विधि को भी दो भागों में बांट के देखेंगे, तर्काश्रित विधि, गणिताश्रित विधि। और भावात्मक विधि को भी दो भागों में बांट के देखेंगे, प्रत्यक्ष अवलोकन विधि और व्याख्यात्मक विधि। बौद्धिक विधि की हम बात करें तो मैक्स वेबर का मत है कि ऐसी सामाजिक क्रियाएं जिन्हें समझने के लिए बुद्धि का सहारा लेना पड़ता है, तो उन्हें बौद्धिक विधि कहते हैं। और इनको दो भागों में बांटा है, तर्काश्रित। तर्काश्रित से अभिप्राय है सामाजिक क्रियाओं को समझने की ऐसी विधि जो तर्क पर आधारित हो, अर्थात कई मानवीय क्रियाएं तर्क और विवेक अथवा कार्य कारण पर आधारित होती है। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति गणित का अध्ययन के लिए इंजीनियरिंग महाविद्यालय में प्रवेश लेता है, तब उसकी ये क्रिया तर्क पर आधारित है। उसके स्थान पर यदि वो चिकित्सा महाविद्यालय में प्रवेश लेता है तो इस क्रिया को तर्क द्वारा नहीं समझा जा सकता। गणिताश्रित विधि की बात करें तो यह वे विधियां हैं जिन्हें गणित के आधार पर समझा जा सकता है। उदाहरण के लिए 2 और 2 4 होते हैं, 2 और 2 मिलकर के 4 होने की क्रिया को गणित के अतिरिक्त किसी अन्य आधार पर नहीं समझा जा सकता। अब हम जो दूसरी विधि है भावात्मक विधि की बात करें तो मानव एक भावना प्रधान प्राणी भी होता है। वह सदैव ही अपनी क्रियाओं का संचालन तर्क एवं बुद्धि के आधार पर नहीं करता, वरन कई क्रियाएं तो भावनात्मक प्रधान होती है, जिन्हें समझने के लिए भावनाओं का ही सहारा लेना होता है। उदाहरण के लिए, यदि हमें किसी व्यक्ति के डाकू या अपराधी बनने, अपराध कार्यों में संलग्न हो जाने और उसकी क्रिया को समझने के लिए किसी तार्किक विधि के स्थान पर भावात्मक विधि का सहारा लेना होगा, हमें उन भावनाओं का पता लगाना होगा जिनकी वजह से वह डाकू या अपराधी बना है। तो यहाँ दो विधि है, प्रत्यक्ष अवलोकन विधि और व्याख्यात्मक विधि। भावनात्मक आधार पर सामाजिक क्रियाओं को समझने की जो प्रत्यक्ष अवलोकन विधि है, कई क्रियाओं को हम अवलोकन के माध्यम से सरलता से समझ सकते हैं। तो उन्हें प्रत्यक्ष अवलोकन विधि द्वारा समझ सकते हैं। दूसरी, कुछ क्रियाओं को व्याख्या के द्वारा ही समझा जा सकता है, तो उनको व्याख्यात्मक विधि के अंतर्गत रखा जाता है।